एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट आईपीओ के बारे में जिसका आज इशू ओपन होने वाला है और ओपन हो चुका है ऑलरेडी। तो आज इसमें आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए और इस पूरी कंपनी का जो ब्रेकडाउन करके आज हम देखने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो 2021 का 9th आईपीओ ये आज लिस्ट होने वाला है। लिस्ट तो यहाँ पर मार्च में 15 या 16 मार्च को होने वाला है, बट ऑलरेडी 9th आईपीओ आज आने वाला है इंडिया के शेयर मार्केट में और काफ़ी बेहतरीन ये आईपीओ निकल के आएगा। तो पूरा ब्रेकडाउन करेंगे कि एमटीआर टेक्नोलॉजी क्या करती है और आने वाले समय में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के बेसिक डिटेल से। तो ऑलरेडी हमारे जो पूरे इंडिया है उसमें फरवरी तक करीबन 8 आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं और काफ़ी सक्सेसफुल आईपीओज हमें इस साल देखने को मिले। बट अभी जो एमटीआर टेक्नोलॉजी का आईपीओ है वो क्या करता है उसके बारे में हम जानते हैं कि इसको प्राइवेट इक्विटी जो है ब्लैक स्टोन यहाँ पर बैक्ड करती है। तो जो इससे पहले जब कंपनी में पैसों की कमी होती थी तो ब्लैकस्टोन उन्हें हेल्प करती थी। कंपनी के प्रोमोटर्स ने भी काफ़ी अच्छा पैसा लगाया हुआ है। इसके अलावा ये कंपनी है जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और साथ ही साथ इनका जो काम है वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है जो न्यूक्लियर होते हैं, डिफेंस स्पेस में, एरोस्पेस स्पेस में, मतलब इसरो इनका एक क्लाइंट है, साथ ही साथ एनटीपीसी इनका क्लाइंट है। हाई नेशनल इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट्स पे ये काम करते हैं और न्यूक्लियर फोकस है इनका, डिफेंस फोकस है, एरोस्पेस फोकस है, मतलब स्पेस जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। एचएएल के साथ इनका प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो टॉप, आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर, डिफेंस, एरोस्पेस, इस तरह की चीज़ों के साथ ये कंपनी काम करती है और उसी तरह की टेक्नोलॉजी बनाती है जो काफ़ी यूनिक होती है और अपने आप में एक काफ़ी बड़ा इनका नाम है। इसके अलावा अगर हम टाइमलाइन देखें कंपनी की तो एमटीआर टेक्नोलॉजी की जो टाइमलाइन है उस पर हम यहाँ पे गौर करें तो 1970 में कंपनी की शुरुआत होती है विद एज ए पार्टनरशिप फर्म और वो बेल से यहाँ पर पहला इनका ऑर्डर मिलता है। फिर 1972 में एचएमटी से इनका पहला दूसरा ऑर्डर मिलता है। 1975 में यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं जिसमें रफ मशीनिंग ऑपरेशन ये चालू करते हैं। फिर हीट ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट प्लांट, इस तरीके की कंपनीज यहाँ पर स्टार्ट होती है। 1983 तक आते आते इनको पहला इसरो का, इनका जो इसरो है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और वहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हैं स्पेस से रिलेटेड चीज़ें होती है जो आप देखते हैं आने वाले समय में कितने यान हमने छोड़े हैं मोदी जी के आने के बाद। तो आप देख सकते हैं आए दिन यहाँ पर इसरो अपने जो यान है वो स्पेस में चांद पर और इस जगह पर भेजता रहता है। तो उसके लिए जो इंजीनियरिंग की जो ज़रूरत होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। 1985 में बॉल स्क्रूज बनाना स्टार्ट किया। 1986 में डीआरडीओ इनको कस्टमर एज ए कस्टमर मिला। 1988 में एचएएल, एडीए, जीटीआर जैसे कस्टमर्स के साथ काम करने लग गए। 1989 में फिर इन्होंने इंजन, लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन, तो आप देख सकते हैं इनका पूरा जो फोकस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी में है, ना कि रेगुलर टेक्नोलॉजीज में है। 1990 में इन्होंने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर किया और प्राइवेट कंपनी के रूप में काफ़ी समय तक काम किया। 1999 आते आते कंपनी ने फाइनेंशियल असेंबली, अग्नि प्रोग्राम्स, इस तरीके से प्रोग्राम्स को अडोप्ट करने लगे और काफ़ी धीरे धीरे क्लाइंट बेस बढ़ता गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008 आते आते कंपनी के 500 मेगावाट का रिएक्टर कंपनी ने इंस्टॉल किया न्यूक्लियर पावर में। तो ये देख सकते हैं आप हर सेगमेंट में कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर काम किया है। 2011 कमेंस होते होते उन्होंने ब्लूम एनर्जी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके साथ अभी इनकी रेवेन्यू का 50% तक की रेवेन्यू यहाँ पर ब्लूम एनर्जी से निकल के आती है। एक्सपोर्ट करते हैं ये एनर्जी का, तो वो यहाँ पर ग्रीन, आप कह सकते हैं क्लीन एनर्जी तक की जो है पूरी इनकी यूनिट है और 100% यहाँ पर एक्सपोर्ट यूनिट बनाई थी इन्होंने और वो यहाँ पर अभी इनके रेवेन्यू का करीबन 50% का यहाँ तक देती है। 2018 की बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट में भी इनका पार्टिसिपेशन किया। 2020 में यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ रोलर स्क्रूज, सब्सिट्यूट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स ये बनाना स्टार्ट किया ताकि इंडिया में ग्रोथ हो सके। जिस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है तो वो आप यहाँ पर काबिल तारीफ है और कंपनीज काफ़ी बेहतरीन काम करती हुई, जिस तरीके की ये कंपनी है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर काम करती हुई नजर आई। तो ये सारी चीज़ें हमने आप पर देखी। अब आ जाते हैं कंपनी क्या क्या काम करती है। अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो 4 तरीके के काम है: मिसाइल सिस्टम, एरोस्पेस इंजन्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, न्यूक्लियर एंड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं न्यूक्लियर स्पेस में एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स मतलब कि एचएएल जो काम करती है, या आप देख सकते हैं, और एरोस्पेस में मतलब रॉकेट बनाने का जो काम होता है, और मिसाइल सिस्टम जो कि वो भी जो हमारी आउट ऑफ मतलब स्पेस में जो मिसाइल जाती है उसकी चीज रिलेटेड की जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर ये काम करते हैं।
अब आ जाए हैं अगर हम सेक्टर्स, तो सेक्टर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीन एनर्जी, जैसा मैंने आपको बताया ब्लूम एनर्जी के साथ इनका जो सबसे बड़ा इनका जो क्लाइंट है, और उन्हीं के साथ यहाँ पर क्लीन एनर्जी का इनका एग्रीमेंट साइन है। न्यूक्लियर हो गई, स्पेस हो गया या डिफेंस हो गया, तो कंपनी के ये टोटल 4 सेक्टर्स निकल के आते हैं जिसपे कंपनी का फोकस है। कंपनी के 3 प्रोडक्ट है क्लीन एनर्जी सेक्टर में, वहीं 14 प्रोडक्ट है कंपनी के न्यूक्लियर सेक्टर में, और 6 प्रोडक्ट कंपनी के निकल के आते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं वे एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, केवल एक ही सेक्टर में फोकस नहीं है, इसके अलावा भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा सेक्टरल फोकस भी रखा है। कंपनी के अगर क्लाइंट की बात करें तो सबसे बेहतरीन क्लाइंट कंपनी के पास है इंडिया के भारत डायनामिक्स हो गया हो, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यूएस की सबसे बड़ी ब्लूम एनर्जी कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, या फिर आप देख सकते हैं इसरो, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, R&D ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं इंडिया के गवर्नमेंट की काफ़ी कंपनीज इनके साथ है, तो आप एक विश्वास वहाँ पे बनता हुआ नजर आता है कि क्योंकि अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करती है तो यार जितना विश्वास गवर्नमेंट पे होता है उतना ही उस कंपनी के साथ भी विश्वास जुड़ने लग जाता है। इन्होंने ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए प्री आईपीओ यहाँ पर प्लेसमेंट में उठाए थे, और 9th वन ऑफ द ऑफर 2021 का 9th आईपीओ है, उसमें अब करीबन 600 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये उठाने वाले हैं, और 3 मार्च को ये ओपन होगा और 5 मार्च तक ये, तो ये है इनकी कंपनी की बेसिक डिटेल्स अगर आईपीओ से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आई। 10 रुपये का इनका फेस वैल्यू रहेगा, जिसमें इनके जो प्राइस बैंड है वो 574 से 575 फिक्स की गई है, और लॉट साइज निकल के आता है 26। तो मतलब आपको मिनिमम यहाँ पर 26 इंटू 575, तो करीबन 15,000 रुपये के लमसम का जो आपका लॉट साइज होता है वो निकल के आता है। मार्केट कैपिटल अगर हम पोस्ट इशू की बात करें तो यहाँ पर करीबन माना जा रहा है कि 76 करोड़ से 769 करोड़ तक होगा अगर हम इस प्राइस बैंड को लेते हैं, तो 574 से 575। अब देखना होगा कि यहाँ पर कंपनी का जो कंस्टिट्यूएंट है कि कंपनी कितना ऑफर फॉर सेल कर रही है, कितना फ्रेश इशू है, तो फ्रेश इशू में यहाँ पर करीबन 21,48,149 शेयर्स का फ्रेश इशू होगा, मतलब कि नए शेयर इशू किए जाएंगे। वहीं ऑफर फॉर सेल मतलब कि या तो प्रमोटर या प्राइवेट इक्विटी फर्म जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पर करीबन इतने शेयर मतलब 82 लाख शेयर्स यहाँ पर बेचने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा बड़ा अमाउंट यहाँ पर शेयर सेल होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। आईपीओ की बात करें तो 50% क्यूआईबी ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, और 35% आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर निवेश करने वाले हैं इस पूरे आईपीओ में। लीड मैनेजर्स की बात करें तो आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल्स यहाँ पर निकल के आते हैं। वहीं के फिनटेक टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रार निकल के आता है, जिसकी वेबसाइट पर आपको अपना अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट स्टेटस के लिए जो आप चेक करते हैं वो आपको के फिनटेक कंपनी के वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अगर रीजंस की बात करें कंपनी का जो पर्पस क्या रहेगा, तो डेट रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, चाहे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हो, तो ये सारी चीज़ें क्लियर निकल के आती है। वैल्यूएशंस की बात करें तो हायर प्राइस बैंड पे अगर हम बात करें तो स्टॉक वैल्यूड एट 20 इंटू द अर्निंग, मतलब कि पी रेशो कंपनी का 20 टाइम्स का आता है, और वहीं अर्निंग यहाँ पर ईपीएस अगर हम 2020 का लेते हैं तो 28.3 का ईपीएस यहाँ पर निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हो चुकी है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अपडेट है वो यहाँ पर है डाउनफॉल इन द प्री इशू और पोस्ट इशू, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी अमाउंट में प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 62% से भी ज़्यादा की यहाँ पर शेयर होल्डिंग थी, जो अब घटकर बाद में रह जाएगी करीबन आपकी यहाँ पर 51 से 52% तक। तो यहाँ पे करीबन 10% की यहाँ पर प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बेचते हुए नजर आएंगे, जो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो करीबन 16% का यहाँ पर CAGR कंपनी ने लास्ट तीन फाइनेंशियल ईयर में दिया है, और इनका कंपनी का मानना है, कंपनी के जिस तरीके से कंपनी के MD ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया है उसमें बताया कि करीबन उनका मानना है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको आने वाले समय में 20 से 25% का देखने को मिल सकता है। और इबिडा मार्जिन की बात करें तो 28.5%, नेट मार्जिन 14% यहाँ पर निकल के आते हैं, जो काफ़ी डिसेंट है। अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो एक काफ़ी अच्छा और अमाउंट यहाँ पर ये निकल के कंपनी देने वाली है। कंपनी के अगर हम पिछले अगर 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करें और इस क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 20 में आप देख सकते हैं असेट्स बढ़ चुकी है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर असेट में ग्रोथ देखने को मिली। आप चाहे 2018 से देखिए 281 करोड़ से 381, करीबन 100 करोड़ की यहाँ पर असेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। टोटल इनकम में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, 160 फिर 185.91, और मार्च 20 में 218 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला, जो काफ़ी
अच्छा है। अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम इनकम डिवाइड बाय एसेट भी करते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, और ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्सपेंसेस में कंपनी का काफ़ी फोकस रहा है, और उन्होंने बताया आने वाले समय में यहाँ पर और कॉस्ट रिडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो टोटल अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमारे को पिछले 2 सालों में देखने को मिली। उससे लास्ट ईयर में यहाँ पर ग्रोथ नहीं थी, तो कंपनी ने बताया कि उनका जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट है वो स्टार्ट हुआ 2019 और मार्च 2020 में, जिसके कारण यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। इनकम भी बड़ी बड़ी हुई नजर आई, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्योंकि इनका जो फोकस था वो यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी CAGR की भी ग्रोथ देखने को मिली, और टोटल एसेट की CAGR यहाँ पे 11% की मानी जा रही है, जो काफ़ी अच्छी है। इस अगर हम सेक्टर की बात करें, सेक्टर ब्रेकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो करीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 47% के लमसम यहाँ पे आप मान सकते हैं जो स्पेस और डिफेंस सेक्टर से निकल के आती है। उसके बाद 25 से 30% तक का यहाँ पर न्यूक्लियर सेक्टर, बाकी क्लीन एनर्जी सेक्टर से यहाँ पे कंपनी का जो है रेवेन्यू निकल के आता है, ऑर्डर बुक निकल के आती है। तो सबसे मेन जो फोकस का जो सेक्टर है वो है कंपनी का स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, जिसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और कंपनी का अगर हम पीयर एनालिसिस तो यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि कंपनी के अलावा इस सेक्टर में पूरा में कोई भी नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ की तो कंपनी काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाती है, क्योंकि कंपनी का जो है इंडस्ट्री अगर हम बात करें इंडियन प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो 409.8 करोड़ की है, और उनका ओवरऑल अगर हम बोलें इस इंडस्ट्री के बारे में तो 6 से 7% की ग्रोथ है, जबकि कंपनी ने ऑलरेडी 16% की अच्छी और एक लीडिंग ग्रोथ दी है। और आगे आने वाले समय में काफ़ी कैपिटलाइजेशन यहाँ पर आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। क्लाइंट बेस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस रेशियोज हो चाहे R&D डिपार्टमेंट हो, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने देखी है कि यहाँ पर इन्वेस्ट की गई है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर आने की संभावना है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें चाहे रॉकेट्स हो चाहे और दूसरी चीज़ें हो तो आपको आने वाले समय में यहाँ पर चीज़ें निकल के आएगी। वहीं अगर MTAR स्टार्टेड इट्स पार्टनरशिप फर्म बट इज़ नाउ रिनाउड कंपनी इन इट्स इंडस्ट्री, तो ये वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और काफ़ी डाइवर्स सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो ये आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट कुछ रिस्क के बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि केवल एक ही फैक्टर, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। क्योंकि सप्लाई चेन का यहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रप्शन देखने को मिला, जिसके कारण ह्यूज इम्पैक्ट यहाँ पर रेवेन्यू पर देखने को मिला। अगर हम दिसंबर 2020 की बात करें, क्योंकि कोविड था और उसके कारण काफ़ी यहाँ पर हाई चैलेंजिंग इफेक्ट्स कंपनी के देखने को मिले बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल नेचर एंड हाई नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि सब चीज़ें कंपनी इस तरीके की करती है। और अगर कभी भी लगेगा सरकार को कि अगर चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस कंपनी से नहीं बनवानी है, तो यहाँ पर इनका जो मेजर सोर्स है वो यहाँ पर आता है डिफेंस सेक्टर से, और आप देख सकते हैं डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से। और अगर सरकार को लगा कि इनसे नहीं खरीदना है तो यहाँ पर इनकी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी नीचे गिरती हुई नज़र आ सकती है। सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे ब्लूम एनर्जी इंक, जो कि एक इनके प्राइवेट प्लेयर है, उनके साथ इनका जो संबंध है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा निकल के आता है, क्योंकि क्लीन एनर्जी पे सबसे ज़्यादा फोकस ब्लूम एनर्जी के साथ इन्होंने किया है। तो वहाँ पर देखना होगा कि कंपनी ने किस तरीके के फैक्टर्स, अगर वो ब्लूम एनर्जी इनका अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो किस तरीके से चीज़ें निकल के आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर रहेगा जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी की काफ़ी डिपेंडेंसी यहाँ पर है जो है DRDO, इसरो, NPCIL और इन सब चीज़ों पे है। और लिबरलाइजेशन ऑफ द डिफेंस एंड द स्पेस सेक्टर वुड लीड टू स्टिफ कंपटीशन इन द MTR बिजनेस, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर इस सेक्टर में अभी तक कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट अगर आपको आने वाले समय में यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान और काफ़ी री रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें फोकस में रहेगी। इसके अलावा अगर हम कंपनी के GMP की बात करें तो करीबन 400 रुपये कंपनी के GMP चल रहा है, जो कि एक डिसेंट GMP है। और आई थिंक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर अगर हमारा ओपिनियन दें तो आई थिंक द कंपनी इज गुड, बैलेंस शीट इज नाइस, प्रोमोटर्स आर गुड। प्रोमोटर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, एक इसरो के बंदे हैं, एक न्यूक्लियर पावर में ही काम करते थे, उनके डायरेक्टर थे वो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुलझी हुई, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है जिन्होंने मिलके यहाँ पर पूरी जो टीम है उसको बनाया है। तो आने वाले समय में ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, अगर शॉर्ट टर्म नज़रिए से देखें तो मेरे हिसाब से ज़रूर से यहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारी तरफ से यहाँ पर अप्लाई की राय रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स लेवल की तो भी यहाँ पर अप्लाई की है। और अगर हम बात करते हैं कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिल सकता है, तो करीबन पहले दिन उसके लिए हम एक विशेष वीडियो लाएंगे, तो आप उससे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वो चीज़ें पता चल सके।
इसके अलावा अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पढ़ना पसंद है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा भी एक रिसेंट ब्लॉग पब्लिश किया गया है जिसमें हमने रिलायंस पार्टली पेड किस तरीके से रिलायंस से ज़्यादा कमाता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप उसे ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिल सके। अप्लाई करें ताकि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की पर्सपेक्टिव से कंपनी बढ़िया है। थैंक यू सो मच।